तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए, जो जो कि इससे बचने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आज हमारी खुराक में ही पेस्टिसाइड मिला हुआ आता है, और हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, तो उसमें कुछ स्वाद न्यूट्रिएंट भी नहीं है। तो बेस्ट वे ये है कि न्यूट्रिशन हमको इंटेक करने की इस टाइम में जरूरत है, और आने वाले समय में भी न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत कारगर होने वाला है। न्यूट्रिशन किस लिए? क्योंकि जो आज हम चीजें खाते हैं ना, जो घर पे खाते हैं, उसमें तो कोई जो हमको मिलना चाहिए वो अभी इस टाइम मिल नहीं रहा है, स्वाद भी नहीं आ रहा। उल्टा हम लोग है ना बाहर की चीजें खाने में लग गए हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसके कारण जो डिजीज पनप रहे हैं हमारे बॉडी में, धीरे धीरे पता चलने तक बहुत देर हो जाती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जरूरत होती है। जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाते हैं ना, उनकी सफाई भी होनी जरूरी है। ठीक है, हम घर साफ करते हैं, गाड़ी कार साफ करते हैं, सर्विस करते हैं, मगर आजकल है ना लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने, अब तक है ना जो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अभी लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। और हमारा भी यही काम होने वाला है कि लोगों को हम जागरूक करें अपने हेल्थ के प्रति। जैसे हम कार, बाइक, मकान वगैरह सब मेंटेनेंस करते हैं, उसका मेंटेन करते हैं, साफ सफाई सर्विसिंग करते रहते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी, हमारा एक एक ऑर्गन जो है ना वो बहुत कीमती है, जो कि एक ही बार मिलता है। ठीक है, एक बार फेल वापस मिलता है दूसरों का, मगर वो पहले जैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट बहुत आवश्यक है। और बीमार होने के बाद हम इधर उधर भटकते हैं, इससे अच्छा यह है कि बीमार ना होने की मैक्सिमम कोशिश की जाए। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए कि हम हेल्दी लाइफ जी सकें। ठीक है, आप देखते हो कि लोगों को कैंसर वगैरह होता है, बीपी अटैक वगैरह आता है, और हॉस्पिटल में इलाज भी करवाते हैं, इलाज होता भी है, मगर जिस तरीके से हमारा बॉडी जो है हेल्दी होना चाहिए, जब हेल्दी होता है और जैसे हम काम कर सकते हैं, जैसी एनर्जी होती है, जैसा एक्साइटमेंट होता है, वैसा बाद में नहीं होता है ट्रीटमेंट होने के बाद। जो भी ट्रीटमेंट्स होती है उससे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और आने वाला जब तक आदमी जीता है ना, तब तक बेहोशी की तरह जीता है। ठीक है, उत्साह लाइफ में नहीं होता। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो जीवन है हमारा जितना भी, वो हेल्दी जिया जाए। तो हेल्दी जीने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, और आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री किस लेवल पे ग्रो करेगी वो हम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी होने वाली है वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, और हम इसी बिजनेस में है, और हमारी कंपनी जो है वो वेलनेस प्रोडक्ट्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इतनी मतलब सुप्रीम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी में अवेलेबल है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा दिला सकते हैं हमारी प्रोडक्ट से। लोगों की हेल्थ जो है वो वापस से अच्छी कर पाएंगे, और जिनकी हेल्थ अच्छी है उनकी भी मेंटेन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड नेक्स्ट मैं डॉक्टर रेशम कारिया जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, और हम लोगों को इसके ऊपर एजुकेशन दें। ठीक है, डॉक्टर रेशम कारिया जी जो है वो बहुत मेहनती डॉक्टर हैं, और कमिटेड है अपने पेशेंट्स के प्रति। तो ऐसे ईमानदार डॉक्टर्स जो है वो आजकल कम दिखते हैं, हमको तो पता ही होता है। तो रेशम जी ने एटमी ज्वाइन करके एक तरह से बीड़ा उठाया है कि मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में खुशियां वापस लौटाने का कोशिश करेगी।
ठीक है। तो आज हम उनके पास जो ज्ञान है वो हमारे साथ साझा करेगी। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर रेशम कारिया जी को। मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें मैडम। Thank you so much, sir. वेलकम मैम। वेलकम मैम। स्पेशल थैंक्स टू दीपक सर, जिसने सुबह ही फोन करके बोल दिया कि नहीं आज तो सेमिनार करना ही है, मतलब करना ही है, कुछ भी हो जाए आपको तो हेल्थ के बारे में आज तो भूलना ही है। मुझे 11 बजे कॉल है, 11:30 बजे मीटिंग भी फिक्स कर दी। सो ठीक है, अभी नमस्ते तो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? दीपक सर नहीं दिखाई दे रहे। एक दीपक नहीं है लेकिन दूजा तो है। कोई बात नहीं, चलाओ। ठीक है। तो मुझे टॉपिक दे के बहुत ही बड़ा काम दे दिया आज, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, पर कोई बात नहीं, एज पर माई ड्यूटी मुझे निभाना तो है ही, चाहे हॉस्पिटल हो या घर हो, कहीं भी हो। तो आज का टॉपिक ऐसा है कि हेल्थ के बारे में हमको पता चलना है कि व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ, और क्या हम करेंगे अपने डेली रूटीन में, डाइट, बैलेंस, एवरीथिंग, और ब्लड को सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, और अप्रोक्स सभी को एचबी तो पता ही होगा, हेमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए मेल और फीमेल में। रेशम मैम, एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। थोड़ा सा ना अपने बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए सबको। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या वर्किंग है क्या है ना, थोड़ा सा उससे इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना प्लीज। ठीक है, चलो। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर रेशम कारिया। वैसे तो मैं महुआ से हूँ, पर अभी राजकोट हॉस्पिटल में हूँ एज पर ड्यूटी के लिए। आई वॉज बोर्न इन 7 फरवरी 1999, बट मेरा पास तो बहुत ही हार्ड है, पर कैसे भी करके मदर फादर ने यहाँ तक पहुंचा दिया, डॉक्टर बना दिया। पापा को था कि मेरी लड़की के आगे डॉक्टर लगे और वो ऑनेस्ट बने, उसी फील्ड में रहेंगी जिस तरह से मेरी, मतलब मेरी मदर सफर हुई है उसकी तरफ मेरी बच्ची सबको ठीक करे, ऐसे ही। एज पर माई फादर ड्रीम टुडे आई हैव completed BHMS and now I am running starting in Trust Hospital at Rajkot HV Mehta. So now अभी आपको कोई भी, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, क्वेश्चन हो, तो आप लास्ट में मुझे पूछ लेना अबाउट हेल्थ और कोई भी रिलेटेड एनीथिंग, ठीक है? तो टॉपिक शुरू करें हेल्थ के बारे में। बिल्कुल मैम। चलो, सबको पता है पहले व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ के बारे में सबको पता ही होगा, पर मीनिंग नहीं पता होगा, नहीं डेफिनेशन पता होगा। हेल्थ ऐसा है कि वो स्टेट वेलबींग है सबका, फ्री फ्रॉम इलनेस। वो फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए और सोशली भी होना चाहिए। वो तीनों अगर होगा ना तो ही हेल्थ मेंटेन रहेगा, वरना हेल्थ मेंटेन भी नहीं रहेगा। अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली नहीं हो, इफ यू आर इन टेंशन और इफ यू आर इन डिप्रेस स्टेट, देन हेल्थ इज नॉट प्रॉपर। वो मेंटली भी ठीक रहना ही चाहिए। हेल्थ का पूरा मीनिंग ऐसा होता है कि होलनेस होता है। होलनेस का मतलब क्या होता है? होल का मतलब ए बीइंग होल। होल का मतलब है पूरा बॉडी का, फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू टेल्स, नो, नीचे तक का, सबका। और नेस का मतलब वेलनेस होता है। तो हेल्थ का मतलब ए बीइंग होल एंड वेल और साउंड। वेलनेस ऐसे रिफर करता है टू द अचीवमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द हेल्थ। वो सबसे हेल्थ मतलब वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। हेल्थ के बिना आई थिंक डजंट नथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर हमको ऐसे भी, अगर फीवर आ गया, ठीक है, अभी हमको फीवर है, तो बॉडी एक होगा, पेन होगा, फीवर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी में वीकनेस रहेगी। अगर हमको खड़ा होना जाए तो भी हमको बॉडी नहीं रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी तभी लो होगी। तो अगर हमको नीचे पैर रखना है तो भी 500 कैलोरी तो चाहिए होगी बॉडी को। तो अगर इतनी कैलोरी है ही नहीं तो कैसे होगा? तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो फिर हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तो हेल्थ विल बी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब विथ योर बॉडी। ठीक है, WHO क्या कहता है हेल्थ के बारे में?
WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स हेल्थ मीन्स फिजिकल, सोशल एंड मेंटल ऑफ वेलबींग ऑफ द बॉडी एंड एब्सेंस ऑफ द डिजीज। कुछ भी बॉडी में डिजीज नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, मतलब कॉमन कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, फीवर भी नहीं होना, और फीवर एज पर 1 मंथ में आना बरोबर है। वो बॉडी को खुद ही टेम्परेचर बढ़ाता है, वो बॉडी को ऐसा रीजनरेट होना ही चाहिए। फीवर तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि फीवर हमको कभी नहीं आया, ऐसा नहीं, वो बॉडी को रीजनरेट करता है, तो फीवर तो आना ही चाहिए। एज लॉन्ग एज यू हैव योर हेल्थ, नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है, हेल्थ तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसके बिना तो आई थिंक कुछ पॉसिबल नहीं है। और हेल्थी रहने के लिए हमको क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहले एक तो गुड डाइट, गुड डाइट होना चाहिए, उसमें बैलेंस प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। गुड का मतलब वो क्लीन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं हाइजीन रखने का, जैसा तैसा भी खा नहीं लेना, वरना तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे बॉडी में। अगर दोपहर का करा हुआ रात को खाएंगे तो भी फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, क्योंकि वो पड़ा पड़ा उसमें ग्रो होगा सब। और सेकंड है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम मॉर्निंग में उठ के कंपलसरी जाने का जॉगिंग पे, ऐसा जैसा, ऐसा नहीं। रूटीन में भी सेडेंटरी लाइफ नहीं होनी चाहिए, सुबह से उठकर चेयर पे बैठना, फिर घर आना, फिर खाना, फिर सो जाना, ऐसा नहीं। वॉकिंग भी होना चाहिए। हम तो अभी तो लिफ्ट की सिस्टम आ गई है, तो कुछ भी दबाओ लिफ्ट पे चले जाने, पर स्टेयर्स का यूज करना चाहिए, इसके बदले में एनर्जी वेस्ट हो और एक्सरसाइज भी हो जाए। और थर्ड है वाटर, वाटर तो अब एस पर किडनी को फिल्ट्रेट करना है, ग्लोमेरुलस रेट बढ़ाना है, तो ज्यादा तो पानी पीना ही पड़ेगा, वरना किडनी नहीं रिस्पॉन्स करेगी, तो जीएफआर लो हो जाएगा, तो उसके रिलेटेड क्रिएटिन और वो सब बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्लीप, स्लीप तो एवरी डेली पे 7 to 8 आवर्स तो स्लीप लेनी चाहिए, वरना मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे, स्ट्रेस रहेगा, तो स्लीप भी नहीं आएगी। और ज्यादा पैसा हो तो भी सभी को स्लीप नहीं आती वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो बहुत है, अब ऐसा है, फिर उसको उसमें ही टेंशन रह के वो सोएगा नहीं। मतलब बी फाइन, बी कूल, और सबसे अच्छा है कि आप 7 से 8 घंटे सो जाओ। उसके बाद है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कैसे आती है? वो जो भी मोमेंट हो ना, मतलब अभी हम यहाँ पे जूम पे मीटिंग पे, ठीक है, तो अभी जो भी जॉइंट है उसको ऐसा सोचने का कि मुझे इस मोमेंट में लिव करना है, इस मोमेंट में हैप्पीनेस लेनी है, तो वही हैप्पीनेस है। और स्माइल तो करनी है, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कुछ हो जाए, स्माइल तो फेस पे हमेशा रखनी। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी का एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा स्माइल से। आप कितने भी दुखी होंगे, स्माइल करोगे ना, देन बॉडी विल ऑटोमेटिकली चेंज योर एवरी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, CD4 सेल्स, जितने भी है ना, वो खुद रीजनरेट हो जाएंगे। तो हेल्थ के लिए, हेल्थी होने के लिए क्या होना चाहिए मैंने बताया, जैसे गुड हेल्थ, एक्सरसाइज, हैप्पीनेस, स्लीप, वाटर। ठीक है, अब सबके बारे में मेंटल हेल्थ सब पूछेंगे बाद में। तो मेंटल हेल्थ ऐसा होता है कि बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, उसमें सब आ जाएगा। मेंटली अगर आपको फिट एंड फाइन होना है तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, हेल्थी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ऐसे नहीं सेडेंटरी लाइफ जीने की। वी हैव टू लिव विथ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ। और अगर हम बाहर पढ़ते हैं या कुछ चाहते हैं तो टिफिन में भी हेल्थी ही लेने देंगे, ऐसा नहीं कि रोज रोज चलो पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, मैगी खा ली, उसमें रोज रोज नहीं होगा, एक वीक में एक बार हो तो चलेगा, बाकी रोज रोज नहीं, बॉडी विल नॉट टेक योर रिस्पॉन्स, बॉडी विल ऑटोमेटिकली इट विल नॉट टेक। और लीवर पता है, सबसे अभी लीवर के बारे में सेशन चल रहा था, लीवर का पता है, लीवर सबसे बड़ा स्मार्ट ऑर्गन है, लीवर जितना स्मार्ट पूरे बॉडी में कोई नहीं है। लीवर अपने आप रीजनरेट करेगा, अपने आप सिंथेसिस करेगा, अपने आप स्टोरेज करेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। अगर अभी आप ना खाओ ना तो उसके पास स्टोरेज होगा ही, तो उसमें से वो स्टोर करके खुद अपने आप आपको कार्बोहाइड्रेट और वो सब दे देगा, वो सबसे स्मार्ट है। अगर उसको कहीं से भी वो टूट गया होगा ना, तो वो अपने आप एक ऐसा ही ऑर्गन है कि वो अपने आप रीजनरेट होगा, बाकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन अपने आप रीजनरेट नहीं होगा। लीवर विल ऑटोमेटिकली रीजनरेट इट्स ऑन। उसमें लोब आता है, लेफ्ट लोब, राइट लोब, बीच में गोल ब्लैडर होता है, उसमें अगर एक भी लोब में कुछ भी हो गया तो लीवर अपने आप ही उसको रीजनरेट कर देगा, हमको पता भी नहीं चलेगा।
ह्यूमन ऑर्गन्स में जितने भी है ना वो सब इक्वली वर्क करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है ब्रेन, ठीक है। अगर ब्रेन को सही ऑर्डर मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, तो वो हार्ट तक पहुंचेगा। अगर हार्ट सिस्टमेटिकली चलेगा, आर्टरी वेन, वीनस वेन, इट विल वर्क कोरोनरी विथ आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के तरह वो, और इसके आप अपनली अरोटे आर्ट तक जाएगा, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल। इसके बाद आएगा स्टमक। स्टमक में अगर HCl प्रॉपर होगा ना तो ही होगा, अगर उसका pH बढ़ जाएगा देन इट विल नॉट गिव यू। फिर पता है सब बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, एब्डोमेन बहुत ब्लोटेड ब्लोटेड रह रहा है, क्योंकि HCl वो सामने से बोल रहा है तूने इतना स्पाइसी खाया, इतना ऑयली खाया, तो तू सामने से मुझे इतना दे रहा है, मेरा इतना pH नहीं है कि मैं उसको हजम कर दूं। फिर लंग्स आता है। लंग्स को आप जितना भी एयर दोगे इट विल टेक इट फ्रॉम ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से प्रिंसिपल ब्रोंकाई तक जाएगा, पर एयर अच्छी होनी चाहिए। हम हमेशा एसी में रहेंगे देन इट विल गिव यू ओजोन। फिर वो बोन को लगेगा तो बोन धीमे 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 उसका कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर देगा। फिर पता है एसी में सब बैठते हैं पूरा दिन, फिर बोलते हैं मेरे पैर दुख रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, देन इट विल नॉट गिव यू एनर्जी बैठने का 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे। फिर पूरा दिन आप 24 आवर्स एसी में रहो, सो देन इट विल वीकनेस योर बोन्स, सब कुछ। फिर यूट्रस आता है। फीमेल ऑर्गन्स में यूट्रस सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो होगा तो ही आगे का सब होगा। उसमें रिप्रोडक्शन में तो बहुत होता है, उसमें कितनी डिजीज कंडीशन में, अभी तो बहुत PCOD का बहुत केसेस आ रहे हैं, अभी मेरे पास भी, मैं रोज PCOD का 15 to 20 केसेस भी लेती हूँ। PCOD कैसा है कि उसमें आप कुछ भी कर लो ना, कितनी भी मेडिसिन दे दो, वो कर लो, ये कर लो, तो भी उसका वेट गेन होगा, हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा। उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मेरा मेंसेस कितने मंथ लेट हो गए, 3 मंथ भी लेट होगा, 4 मंथ भी लेट होगा, और वो उसका बॉडी खुद पूरा हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद वो हॉर्मोन्स पे वर्क करता है PCOD डायरेक्टली। फिर वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर स्टिम्युलाई देगी तो ही नीचे आएगा ना, तब तक अगर ब्रेन नहीं वर्क करेगा तो नीचे आएगा ही नहीं, देन इट विल नॉट गिव यू रिस्पॉन्स। फिर आता है लीवर। जैसे लीवर बोला मैंने, वो स्मार्ट ऑर्गन है, सबसे स्मार्ट, वो अपने आप स्टोरेज कर लेगा, सिंथेसिस कर लेगा, बिलिरुबिन अपने आप सिक्रेट करेगा। फिर आता है किडनी। किडनी का क्या है, अगर आप पानी पीते रहो ना देन आई डोंट थिंक देन इट विल गिव यू एनीथिंग। वो अपने आप ही ग्लोमेरुलस वर्क बढ़ाएगा, अपने आप फिल्टर करेगा, क्रिएटिन प्रॉपर रखेगा। अगर क्रिएटिन बढ़ गया तो डायलिसिस कराना पड़ेगा, क्रिएटिन बढ़ेगा ही नहीं तो डायलिसिस कहाँ से आएगा। अभी 2-3 पेशेंट है मेरे पास, वो पर वीक आते हैं डायलिसिस में, पहले 1 मंथ में आते थे, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट और वो सब धीमे धीमे वो डल होने लगा, तो अभी पर वीक आते हैं मेरे पास। तो अभी हेमोहिम का सजेशन दिया है, आई थिंक वो हेमोहिम लेंगे और आगे 1 मंथ में फिर से आ जाए, फ्रॉम 1 वीक टू 1 मंथ। फिर आप आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इतना बड़ा है कि अगर आप खोल लो ना स्मॉल इंटेस्टाइन तो पूरा टेबल की तरह वो नीचे गिर जाए, पूरा टेबल भर जाएगा, इतनी बड़ी इंटेस्टाइन है। सो इट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, वो सब एब्जॉर्ब तो कर लेगा फूड पार्टिकल्स, फिर वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन खाली वाटर ही एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो वाटर एब्जॉर्ब ना करे तो डायरिया हो जाएगा। नहीं बोला अभी तो कुछ खाया नहीं, कल खा के आज फूड पॉइजनिंग हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, नोजिया हो गया, तो वो डायरिया कर ही देगा, बिकॉज इंटेस्टाइन इट इज नॉट इन प्रॉपर। उसमें जो विलाई आता है इंटेस्टाइन में, वो ऐसे ऐसे हिलता है, अगर वो हिलने का फंक्शन ही छोड़ देगा देन इट विल नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट। उसका काम सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब करना है, अगर वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो रेक्टम में डायरेक्टली चला जाएगा और स्टूल वाटर ही आ जाएगा, इसलिए डायरिया हो जाएगा, देन इट लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। डिजीज का क्या होता है, डिजीज मीन्स ऐसा होता है failure of any organ or any system or any body part में leads to disease। ठीक है, कुछ भी हो जाए, अगर organ फेल हो जाए, सिस्टम फेल हो जाए, बॉडी पार्ट कुछ भी फेल हो जाए, देन वो डिजीज की तरफ चला जाएगा। समटाइम्स माइक्रोब्स ऑल्सो कॉसेस डिजीज। कोई भी माइक्रोब्स अगर फॉरेन बॉडीज अंदर एंटर हो जाए तो भी वो डिजीज कंडीशन में हो जाएगा। डिजीज आर ऑफ सेवरल टाइप्स, सम में लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग और सम में टू फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। जो लाइफ डिसीज थ्रेटनिंग होगा डिजीज, देन लाइक अभी जो कैंसर है वो उसमें क्या होता है, कैंसर
HIV है, एड्स है, उसमें क्या होता है, उसमें इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। और HIV और एड्स में क्या होता है, उसमें जो CD4 सेल्स आते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, वो कभी बढ़ते ही नहीं। अगर वो बढ़ जाए तो अभी तो गुजरात में और सब जगह ART की दवाइयाँ मिलती है, वो देते हैं। ART दवाई क्या करती है, वो सिर्फ इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करती है, उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो वो लोग ज्यादा लाइफ निकाल सके, वरना वो लोग निकाल नहीं सके, उसकी इम्यून लो हो जाएगी, उसको जल्दी से कुछ भी नहीं होगा ना। अगर वो ट्रैवलिंग करेगा ना तो भी उसको फीवर आ जाएगी, कहीं बाहर के कुछ भी खाएगा ना, सिंपल जाके खाना भी खाएगा ना, तो भी उसको डायरिया हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, उसके स्किन में रेसिस हो जाएंगे, बिकॉज इसकी इम्यून सिस्टम ही ठीक नहीं है। इम्यून ठीक होगी ना तो ही होगा। कॉमन डिजीज क्या है इम्यून सिस्टम का, उसमें 3 आते हैं कॉमनली। तो उसमें तो पहला आता है टाइप 1 डायबिटीज। उसमें वो क्या करता है, वो अटैक करता है पेनक्रियास के सेल ऊपर, जो इंसुलिन बनाती है पेनक्रियास में, इंसुलिन सिक्रेट होता है, वो अटैक करता है उस सेल पे, तो दैट कैन मेक इंसुलिन। दूसरे में आता है रूमेटोड आर्थराइटिस। रूमेटोड आर्थराइटिस क्या करेगा, इट विल कॉज स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स। स्वेलिंग हो जाएगा, जॉइंट्स में स्टिफनेस होगी, डिफॉर्मिटी होगी। और थर्ड में आता है ल्यूपस। ल्यूपस क्या है, डिजीज दैट अटैक्स बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग लंग, किडनी, स्किन, उसमें जो भी आएगा ना वो टिश्यू पे ही इंक्लूड करेगा ल्यूपिटस में। फिर लास्ट में आता है जॉब का। इम्यून सिस्टम का जॉब ऐसा है कि वो डिफेंड करेगा डिजीज के बारे में, कॉजिंग अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इम्यून सिस्टम का हो गया। फिर इम्यून सिस्टम ही अच्छी होगी तो इम्यूनिटी आएगी। तो इम्यूनिटी का वर्क क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द, जो पूरा सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करेगी, तो उसको होगा इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के भी टाइप्स आते हैं, वैसे तो बहुत ही आते हैं, पर स्पेसिफिक 3 है, नेचुरल है, एडेप्टिव है, पैसिव, ये 3 आएगा मेन 3 टाइप्स में। इसके आगे तो बहुत सारे हैं, उसके सब टाइप्स भी है, बहुत आएंगे। फिर टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन में क्या आएगा, इन्फेक्शन तो स्पेसिफिकली 4 टाइप के आते हैं। एक तो वायरल होता है, एक बैक्टीरियल आएगा, एक पैरासाइट आएगा, एक फंगल आएगा, वो 4 आ गए। फिर ये अगर ये कोई हमको अटैक नहीं करेगा इन्फेक्शन, तो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। अगर इम्यून सिस्टम ही अच्छी होगी तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, और इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हेल्थ भी अच्छा होगा। तो एट लास्ट में ये सब घूम फिर के आएगा हेल्थ पर। हु हैज वीक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किस किस को वीक हो सकती है, स्पेशली सबके स्टार्टिंग में तो आता है HIV, एड्स, कैंसर, फिर वो ट्रांसप्लांट होता है पेशेंट का, हु आर टेकिंग सर्टेन ट्रीटमेंट, फिर डायलिसिस वाले, उन सब की इम्यूनिटी वीक होती। नाउ अब सबको पता है इलनेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इलनेस। इलनेस ऐसा होता है, इलनेस डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ डिजीज, while illness and disease are at time use interchangeability, in fact both are different from each other. Disease refers to a biomedically defined deviation from norms of body function or structure, whereas illness is the experience of the deviation. It is a state of experience by the body when one or more of the control system of body are not functioning normally. Illness refers to a subjective distress feeling of a person when one is sick or suffering from some disease. However, it is not appropriate to conclude that any one being merely free from illness or disease is healthy. अगर कुछ भी हो इलनेस में तो वो क्या करेगा, वो पूरे का पूरा एक पर्सन डिफाइन करेगा कि ये सिक है, कि ये सफर कर रहा है, इसको कुछ डिजीज है। वैसे भी अभी कुछ भी होता है, अभी कॉमन कोल्ड आ गया किसी को, तो वो पहले तो ढूंढेगा इसको कॉमन कोल्ड कैसे हुआ। पहले अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा कितने दिन से है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बोलेंगे अभी 2 दिन से कफ है, 2 दिन से ऐसा है, वीकनेस है, ऐसा है, फिर रिपोर्ट करवाएंगे। फिर इट में लीड टू वायरल, पहले तो 2-3 दिन कुछ नहीं रहेगा, फिर लास्ट में वो वायरल कर लूंगी। फिर वो एक्यूट होगा ना, तो एक्यूट में से क्रोनिक हो सकता है, फिर वो पता नहीं चलेगा कब एक्यूट में से क्रोनिक हो गए। You might have seen people suffering from various types of disease like high blood pressure affects only a particular person who is suffering from it. On the other hand, some disease like common cold spread rapidly and affects a number of people in a very short period. So देखा, अभी जो हार्ट होता है उसमें सबसे पहले ओमेगा 3 का होता है, ठीक है,
सब बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बैड है, ऐसा है तैसा है, पर मेनली कोलेस्ट्रॉल गुड, हेल्थ के लिए गुड ही है। बिकॉज कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम बाहर से सप्लीमेंट ले रहे हैं जैसे ओमेगा 3, उसमें क्या आता है, फिश ऑयल आता है, वो सब आता है। सो जब जो वेजिटेरियन है वो तो नहीं लेंगे, फिश नहीं लेंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, वो तो वेज ही रहेंगे। उसमें ओमेगा 3 तो उसको बॉडी को मिलेगा ही नहीं। तो इसमें ऐसा है कि ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है तो हम उसको यूज करें, बिकॉज वो कोलेस्ट्रॉल गुड ही हेल्थ के लिए। वो सब बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, इसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसको बहुत वो है। पर हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल तो नेसेसरी। फिर बॉडी के जो फंक्शंस आते हैं, जैसे कि हार्ट में आते हैं, तो हार्ट में क्या होगा आगे जाके, कार्डियक एरिथमेटिक होगा, कार्डियोजेनिक शॉक होगा, मायोकार्डियल इस्टेमा होगा। एंडोक्राइन में आएंगे तो एंडोक्राइन में हाइपरग्लाइसेमिया होगा, डायबिटीज होगा। फिर डर्मेटोलॉजिकल में अर्टिकेरिया, सोरियासिस, एक्जिमा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन। फिर हेपेटिक लीवर में आएगा एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल। रीनल में आएगा एक्यूट किडनी इंजरी। प्रोटीनोरी में आएगा ब्रेन में हेडेक, डिजीनेस, इंसोमिया, स्ट्रोक, वो सब आएगा। वो स्पेसिफिकली मेन ऑर्गन्स में क्या क्या डिजीज आएगी वो है। अब इसमें जो सब भी आएगा वो सब पूरे का पूरा इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करेगा। सो मेरा तो ऐसा रिक्वेस्ट है कि हेमोइम है वो ब्लड पे बहुत वर्क करता है। वो अभी मेरे को भी सजेशन बहुत मिले, अभी मेरे को सबको देना ही हेमोइम के ऊपर, मुझे वर्क ही करना है और मैं करूंगी अभी सब जगह पे। मुझे पर विलेज पर सब जहाँ पे जाके हेमोइम देना ही है, मतलब देना ही। पर फिर भले मुझे ही देना पड़े पर मैं दूंगी और सबको आगे बढ़ाऊंगी। एट लास्ट मेरे लिए फॉर हेल्थ में ऐसा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, and character is lost then everything is lost. So keep everything with something, then nothing can be lost for you in your life. ठीक है, थैंक यू। मैं मेरे को इतना भी सुनने के लिए, एज पर माई बिजी शेड्यूल आई वॉज नॉट फ्री, बट आज दीपक सर ने मुझे बोला आपको करना ही है तो ऐसे ही मैं रेडी होके मैंने कर लिया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो हेल्थ के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने टाइम निकाला, और बहुत छोटी छोटी चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है जो आपने डिस्क्राइब किया अभी। अभी तो मैंने शॉर्ट में ही सबकी बोला ओर से बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया। अगर कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। अदरवाइज बाद में हमारे साथ हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और वेलनेस कोच भी जुड़े हुए हैं आज, दीपक खानपुरा सर, तो बाद में उनको भी सुनेंगे। और अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद सर हेमोइम तो बोलिए। सबके घर में होनी चाहिए। प्रमोद सर बोलिए। हाँ हेलो। आज के लाइफ स्टाइल में हम लोग जो है एसी का उपयोग ज्यादा करते हैं, और एसी से जो है कैल्शियम का डिटोरिएशन होता है, तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए? वो ऐसा है, जब जब तक हमारा काम हो, मतलब जॉब हो, अगर हमको ऑफिस में ही है जॉब, ठीक है, 8 घंटे कितने घंटे की होती है, सबको अलग अलग होता है, किसी को 6 घंटे, किसी का एज पर। देखो मेरा ही प्रोफेशन है, मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं आईसीयू में जाऊंगी तो मुझे बैठना ही पड़ेगा, उसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, वो कंपलसरी है मेरे लिए कि बिकॉज सारे सब पेशेंट होंगे, वो क्रिटिकल होंगे, तो मेरा राउंड होगा, क्या मेरा ड्यूटी होगी, तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद भी अगर मैं कहीं बाहर भी आ जाऊं ना, तो मेरा बॉडी मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो बोन्स को होगा ना, धीमे 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 करके वो उसमें से कैल्शियम डिपॉजिट लेवल कम कर देगा।
वो खुद भी मुझे हेमोइम है, मैं खुद भी हेमोइम ही लेती हूँ अभी भी। मैं स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी बहुत फोर्स करी थी, पर मेरा बिजी शेड्यूल था, तो भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो भी मेरे पास पाउच है, एक ले लेती हूँ। फिर मुझे वो बॉडी का जो वीकनेस होता है ना, वो मुझे लगता नहीं है कि मैं 8 घंटे एसी में रह के आई हूँ। मेरा बॉडी अपने आप ही खुद इम्यून बढ़ा ही देता है। वो इम्यून सिस्टम मेरा लो नहीं करता, नहीं बोन्स पे इफेक्ट करता है। अगर हम एसी में से बाहर आए ना, फिर हमारा वो चलने का मूवमेंट भी थोड़ी देर कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं अब तो थक गए, अब ऐसा हो गया। इम्यून सिस्टम कम कर देगा वो, बिकॉज उसमें सीएसएफ होता है। अगर हमको मेंटेन करना है तो घर पे आएंगे तो घर पे भी एसी होगी, तो रात को एसी में नहीं सोने का, और क्या, अपने आप को फैन पे सोने का। ठीक ठीक, थैंक्स थैंक्स मैडम, थैंक्स। देखिए रेगुलर तो हेमोहिम लेना संभव नहीं है कि रेगुलर पर डे 2 महीना 3 महीना 4 महीने ले सकते हैं, लेकिन नहीं रेगुलर जो है साल में, क्या रेगुलर में? रेगुलरली जो है यदि हम उसको मेंटेन करने के लिए पर डे, जैसे इन ईयर 3 to 4 months या 6 months जो है, इन केस ऑफ any disease like cancers and others, and the person those who are suffering immunity problems, severe immunity problems, we are providing the 6 months hemoing. But in general, people for the keeping the healthy person, keeping a healthy oneself, I think it is 4 months is sufficient for providing the hemoims. So ये क्या संभव है अगर कि ऐसा पर नहीं, अगर डे? आपको हेमो में आपने कंप्लीट कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं। वो मेंटेन के लिए आप बोल रहे हो ना, रेगुलर के लिए, तो आप जितना भी हाँ एसी हाँ, में बैठो ना, उसके सामने उतना पर्सपिरेशन आपको निकलना पड़ेगा बॉडी में से, तो ही आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, एज पर या बॉडी का ओ रूल के हिसाब से बोल रही। अगर आप जितने दिन मतलब घंटे एसी में बैठोगे, तो आप बाहर आओगे तो फिर आप एसी कार में जाओगे, वो नहीं जाने। अगर अपने आप जाओ, चल के जाओ, या घर पे जाके उतना वॉकिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतना बर्न, जितना आप बैठोगे एसी में, उसके सामने आपको पर्सपिरेशन डबल करना पड़ेगा, तो ही बॉडी ओ आपका मेंटेन रहेगा। ऐसा मैं बोल रही हूँ। ओके, थैंक्स वो थैंक्स इक्वल थैंक्स। रहेगा, पर्सपिरेशन इज इक्वल टू एसी, ऐसा होता है। इतना हमको कर लेने का वर्कआउट, फिर वो कुछ भी हो, एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, स्टेयर्स ऊपर चढ़ नीचे उतर जाने का। ओके, वेरी गुड, थैंक्स मैडम, वेलकम। थैंक्स थैंक्स। दीपक कांतरा सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आज बहुत ही बढ़िया सेशन हमें सुनने को मिला, एक एज ए डॉक्टर पर्सन के पास से, क्योंकि डॉक्टर वैसे भगवान का दूसरा रूप होता है, सही है। तो जितना हो सके उतना हम थैंक्सफुल है मैडम के प्रति, और आगे भी हमें मैडम के पास से कई सारे नॉलेजेबल जो जरूरी है हमारे हेल्थ के बारे में और टिप्स मिलती रहेगी, ये आशा रखता हूँ। अगर डिजीज हमारे बॉडी में होती है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। कोई ना कोई इश्यू अगर हमारे हेल्थ में होता है तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना है। लेकिन हमारे पीएम या नरेंद्र मोदी जी ने एक बार बोला था कि अगर पूरे इंडिया को हेल्दी रहना है तो वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए, नहीं के डॉक्टर के पास। तो ये डिजीज हमारे बॉडी में ना आए, इस हिसाब से हमें सप्लीमेंट्री जो फूड्स है वो लेना चाहिए, न्यूट्रिशन है वो हमें लेना चाहिए, तब जाके हम पूरी तरह से हेल्दी रह सकते हैं, सही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बॉडी को पर डे जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, सो चाहिए। समझ लो कि जितने भी हमारे विटामिन है वो एवरीडे हमारी बॉडी की नीड्स है। मिनरल्स जो है वो एवरीडे हमारी बॉडी की नीड्स है। प्रोटीन वो एवरीडे हमें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 30% हमें एवरीडे चाहिए। और गुड फैट जिसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 बोलते हैं, वो भी हमें पर डे हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो हमें चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, हम कहाँ पे गलत पड़ जाते हैं? तो ज्यादातर लोग 100% कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं।
100% कार्बोहाइड्रेट। उसका मतलब यह होता है कि अगर हम रोटी बनाते हैं उसमें प्रोटीन है, उसमें फाइबर 100% है, मगर आजकल क्या करते हैं कि अगर रसोई बनाते वक्त रोटी फूलेगी नहीं तो मजा नहीं आता, तो उसे हम क्या करते हैं कि सीधा स्टोव के ऊपर रख देते हैं। अगर स्टोव के ऊपर रखेंगे तो 350 अंश सेल्सियस तापमान में हमारी रोटी पक के फूल जाएगी। उसकी साइड इफेक्ट क्या होती है, उसमें जितना भी प्रोटीन है या जितना भी फाइबर था वो सब जल जाएंगे, तो 100% कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। वैसे एक बार तो रानी पाने जी बताई थी कि आजकल हम जो खा रहे हैं वो सब हाइब्रिड सीड्स है, यानी कि मूंग खा रहे हैं, ये समझ लो कोई भी दाल है, मसूर की दाल है या कोई भी दाल, तो ये सब आजकल क्या है कि उत्पाद बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिड बीज का यूज करते हैं। तो उसमें जो प्रोटीन है, फाइबर है, जो भी मिनरल्स हमें चाहिए वो रेगुलर जो मिलता था देसी खाने में वो आज मिल नहीं रहा है, बराबर है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन पर डे हर किसी को पूरी मात्रा में लेना ही चाहिए, तब जाके पूरा इंडिया हेल्दी होगा, बराबर है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या हमारे सेल जो एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, जितने हमारा बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, लोग यूं समझते हैं कि पाचन तंत्र जो है, पाचन होना, उसमें से हमें एनर्जी मिलना, ये जो है वो मेटाबॉलिज्म है। लेकिन साइंस ये कहता है मेटाबॉलिज्म रियल क्या है, तो समझ लो कि हम जो न्यूट्रिशन यानी कि सही मात्रा में हमारी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन और ओमेगा 3, फाइबर, प्रोटीन, ये चीज वाले जो खुराक है अगर वो हम खाते हैं तो हमारा बॉडी उनमें से सेल बनाता है। और सेल क्या करता है, वो जो हम सही एयर यानी कि हवा लेते हैं उनमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, सेल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिशन रिड्यूस करता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन लेवल पूरे मात्रा में मिलता है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और सेल धीरे धीरे टिश्यू में कन्वर्ट होता है, टिश्यू ऑर्गन्स को मिलकर हमारा बॉडी एवरी 6 मंथ टोटली ऑर्गन्स वार्म अप होते हैं, यानी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वो 6 मंथ में न्यू बनते हैं। हमारी आइज आज जो है वो 6 मंथ के बाद नहीं बनेगी, हमारा दिमाग यानी मगज जो अभी है वो 6 मंथ के बाद नया बनेगा, हमारा हार्ट नया बनता है, हमारा लीवर नया बनता है। एक ही स्मार्ट ऑर्गन्स बोला मैडम ने, सही बात है, क्योंकि लास्ट 5% अगर लिवर हमारा काम कर रहा है तो भी वो लिवर हमारे बॉडी के प्रति वफादार रहेगा। जितने टॉक्सिन या समझ लो कि केमिकल्स या पेस्टिसाइड हमारे खाने में आते हैं वो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो हमारा लिवर ही करता है। तो लिवर सबसे स्मार्ट इसीलिए मैडम ने बोला है, बराबर है। कई सारे हमारे ऑर्गेन्स है उसके बारे में हम कई बोल सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर के रूप से जो मैडम ने बताया इतना हम नहीं जानते, क्योंकि मेरा काम है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का। मुझे बीमारी अगर आ गई तो मेरे पास कोई दवाइयां नहीं है, लेकिन अगर आपको बीमारी नहीं पड़ना है तो हमारे पास यानी कि वेलनेस इंडस्ट्रीज में कई सप्लीमेंट्री है जो हम यूज करके 120 साल तक नौजवान और तरोताजा रह सकते हैं। हमारे टोटली जो सेल है वो क्या करते हैं कि स्किन के सेल भी एवरी 6 मंथ हमारी स्किन बदल जाती है, तो हमें सेल पर ही काम करना है। हमारे जो बॉडी में सेल बनता है वो कभी भी डिसऑर्डर ना हो, क्योंकि ज्यादा अगर शुगर वाला कोई फूड हम खाएंगे तो हमारा सेल जो है वो
इंसुलिन डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर इंसुलिन डिसऑर्डर होता है तो उसे कंडक्ट कौन करता है? तो हमारे जितने बेड सेल होते हैं या कैंसर के सेल होते हैं वो उसको खा जाते हैं। तो हमें उससे बचना है। इसीलिए हर चीज जो मैंने बताई कि 30% हमें गुड फैट की जरूरत है जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से मिलता है। तो पर डे हमें ओमेगा 3 का सेवन करना है जो हमारे पास अवेलेबल है हमारी एटोमी में एज ए ओमेगा 3 के रूप में। और दूसरी बात है कई न्यूट्रिशन है जो हमारे अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो प्रोबाइट करके हमारी एक प्रोडक्ट है उसे भी हम यूज कर सकते हैं जो गुड बैक्टीरिया बनाने में ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में उत्पाद करते हैं। तो ये भी हमें पर डे लेने की जरूरत है। वैसे ही अगर हमारी इम्यून सिस्टम बैड है सॉरी तो उसके लिए हमारे पास हेमोइम है। अगर हमारा बॉडी में जो सेल बनता है और सेल सही मायने में अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें हेमोइम की जरूरत पड़ेगी। कई सारे न्यूट्रिशन वाली प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर हमारा लीवर खराब है तो हमारे पास मिल्क थिसर है जो पूरे लीवर को अच्छी मायने में बोलते हैं ना कि जिस तरीके से उसको रिपेयर करना है। अगर फैटी लीवर भी है तो 1 मंथ में वो लीवर को रेगुलर कर देता है। हर एक न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्री फूड के जरिए हम हमारे बॉडी को तंदुरुस्त और निरोगी रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए 5 बज गए हैं। आगे डॉक्टर के बारे में और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के बारे में दीपक सर से हम थोड़ी राय लेते हैं। तो ओवर टू दीपक सर। वेलकम दीपक सर। अगर थैंक यू दीपक सो सर मच। नहीं है तो आइए। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स टू रेशम मैम कि इन्होंने एक कॉल पे आज का सेशन रखने के लिए रेडी हो गए। उम्मीद ही था क्योंकि हम लोग का प्लानिंग चल रहा था मंडे या ट्यूसडे का, क्योंकि मैम ने बोला था कि मंडे या ट्यूसडे को टाइम रहेगा। तो आज लकीली कॉल हुआ और ये सेशन रखा। और पता नहीं था इतने अच्छे अच्छे मतलब इतनी नॉलेज वाली चीज थी ना, काफी चीज ऊपर से गई है तो सीख सीख के सीख जाएंगे हम भी, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है तो जो लॉयर होते हैं उनका एक सेक्शंस वगैरह याद नहीं रहते हैं कि आईपीसी की कौन सी धारा के तहत उन्होंने क्या मुजरिम बना दिया, या फिर जो मैडम की जो टर्मिनोलॉजी थी उसमें उन्होंने कौन सा सेल बी सी टी क्या क्या बताया। तो उतना क्लियर नहीं होता है। मैं एग्री करता हूँ बहुत लोगों को ना काफी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। आई एग्री, ठीक है। बट एक चीज समझिएगा कि ये सिर्फ एक आपके लिए ना ट्रायल था, डेमो था मैडम की तरफ से। यहाँ पे आपको है ना हमने कोशिश किया कि काफी चीजों के बारे में मालूम पड़े। ओके, हर चीज को एक दिन में सीखना संभव नहीं होता, ठीक। और जब आपके पास जब आप एटमी कर रहे हो ना तो आपके पास हर तरीके के लोग आते हैं, हर बीमारी को लेके लोग आते हैं। आपको कई बार बीमारियों के नाम भी पता नहीं होते कि संकोरमा मतलब मैं खुद नहीं बोल पा रहा क्या होता है ना। तो वो एक कैंसर का एक रूप होता है, ठीक। तो अब जब ये बीमारी के नाम आपके सामने आएंगे ना तो जो मैम ने टर्म बोला ना आप बोलोगे कि हाँ ये कहीं तो सुना हुआ लग रहा है या कहीं पे पढ़ा था कुछ भी, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ ऐसे। क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग क्या है, हम लोग हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ओके, तो हेल्थ कंसल्टेंट वो होता है जिसको ये टर्म्स थोड़ी बहुत कम से कम पता होती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर इन सब चीजों को भी सीखते हो ना तो कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे सीख के आज के टाइम में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो लोग हमें वो जब चीजें करके देती है तो हम लोग को बहुत आराम मिलता है वो चीजों से, ठीक है। तो जब हम लोग वही चीज हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमें ये सब चीजें ना हमको डॉक्टर बताएगा नहीं, पहली बात, ठीक। ये वही डॉक्टर आपको बता रहे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है। और ये जो जितना भी मैम ने ज्ञान बताया ना, इनकी ये एक दिन की लर्निंग नहीं है, ये इनकी तपस्या है जो इन्होंने आपके साथ शेयर करी। ओके, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली सबको लेना चाहिए कि आदमी टाइम भी दे रहा है सब कुछ। और क्योंकि इसी इसी जो आपको सलाह मिली है ना, इसी सलाह के लिए हम लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, हॉस्पिटलों की लाइनों में लगते हैं। हाँ, और वो चीजें हमको अगर ऑनलाइन मिल रही है ना तो उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस ऐसे जो भी सेशन होते हैं ना इनको अकेले अटेंड करना तो सरासर जुर्म है। ऐसे सेशंस में ना अपने पूरे फैमिली को लेके बैठ के आपको अटेंड करना चाहिए। आपको हर उस इंसान को लिंक भेजना चाहिए जो कि एक कोई किसी भी चीज से वो पीड़ित है, कि भाई तुम आओ कुछ तो सीखो। हाँ, हम लोग अगर 1 घंटा मतलब कोई कॉमेडी शो देख के हंस सकते हैं, हाँ, 1 घंटा कोई हॉरर मूवी देख के डर सकते हैं,
तो यहाँ पर भी 1 घंटा देके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक, एक्सरसाइज करने को हम लोग तैयार नहीं होते हैं, खाना पीना जो जंक फूड है छोड़ने को हम तैयार नहीं होते, किसी चीज के लिए हम लोग रेडी है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो चीजें मैम ने बताई, अगर उसका हमने 10% पे अप्लाई कर लिया ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे हम लोग आगे प्रिक्योर कर सकते हैं खुद को। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे सेशंस के आगे प्लानिंग रहेगी कि जो भी सेशंस मैम का टाइम मिलेगा तो हम लोग ले लेके उसको और मतलब रिफाइन तौर पे आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिले। क्योंकि जितने लोग है ना आज के टाइम में, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर किसी आदमी की इनकम 40,000 है ना, तो आप मान के चलिएगा 10 to 20% जो उसका इनकम है ना, वो लग जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाइयाँ, घर के जो घर का खर्चा है वो अलग है, बिल है वो अलग है, लेकिन जो मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है ना, और एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीजें ऐसी है कि आदमी अपनी किडनी बेच के भी वो करता है। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ के बाद तीसरा पता क्या चीज है, तीसरी चीज है, घर में कोई शादी हो तो आदमी बहुत बड़ा लोन ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिसको आदमी जिंदगी में छोड़ नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप लोग अपनी गुड हेल्थ करते हो, तो जो आप मैंने 40,000 का आपको बताया ना, 40,000 में से 10% मान लो या 20% आप जो डॉक्टर को दे रहे हो, अगर उसकी जगह आप एक ओमेगा 3 की शीशी आप खुद यूज कर लेते हो ना, तो कितना पैसा आपका बचा डॉक्टर का, कितना पेन से आप बच गए, कितना बॉडी आपका फिटनेस हो गया। तो डॉक्टर के पास पैसा हम लोग खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी पैसे से जो हमारा बिजनेस होता है, तो हम सोचते हैं इतना महंगा कौन लेगा। करेक्ट और नॉट। तो ये थोड़ा सा है ना, हमको बस सोचने का पैटर्न बदलना है। कई बार होता है ना, जब हम लोग मेले में जाते हैं वहां पे हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, है ना, तो गेम्स में ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, अगर आप सही पैटर्न फॉलो करोगे तो आप जीत जाओगे, आप गलत पैटर्न फॉलो करोगे तो आप हार जाओगे, आप नहीं जीत पाओगे। ठीक है, तो ये सारा खेल जितना बिजनेस है पूरा पैटर्न का है, कि आप अगर सही टाइम पर सही पैटर्न को फॉलो करते हो, सही स्टेप ले लोगे, तो यू विल बी सक्सेसफुल, दैट्स इट। और जो लोग आज के टाइम में एक चीज समझना, और मैम ने ना इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो बताई, कितने लोग ऐसे इस मीटिंग में बैठे हुए हैं जो कि इनके बराबर की नॉलेज रखते होंगे, हम में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और एक आदमी अगर ऐसे टाइम निकाल के आपको टाइम दे रहा है ना, उस मीटिंग में अगर हम लोग आके शुरू में आ गए और बीच में हम लोग जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा एक जुर्म है। आपको उसमें, अगर आप मीटिंग में आए हो ना, तो आप लास्ट तक रुको, आप सुनो, समझो। आपको पता है, रेशम मैम का एक बारे में मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग को भी ट्रेनिंग नहीं दे रही, एक तरह से देखना समझना, इससे बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ये हॉस्पिटलों में देती है। ठीक है, जो इनका हॉस्पिटल है ना, वहां पर जो भी नए लोग आते हैं उन सबको बैठा के सिखाते हैं। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग में सीखने के बाद तब वहां पर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस के बाद वो लोग, उनका खत्म होता है ड्यूरेशन प्रैक्टिस का। ठीक है, तब वहां पे परमानेंट एम्प्लॉय बनते हैं, इस टाइप से काम होता है सारा। क्योंकि किसी की जान की बात चल रही है, डॉक्टर और सोल्जर्स और साइंटिस्ट, ये किसी भी देश के लिए ना बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि है। हम लोग लकी हैं कि आज हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि ये चीजें रखते हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, लॉयर आ रहे हैं, अकाउंट, जी तो बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले लोग हमारी टीम में हैं आज के टाइम। दीपक खानपुरा सर ने अभी तक जिसको भी जो चीज रिकमेंड करी है ना, वो रामबाण सिद्ध हुई है। उन्होंने हीमोइम के साथ जो भी कॉम्बिनेशन बना के दिया ना, वो रिजल्ट अच्छा आया। सेम वही काम अभी ऋषभ मैम करने वाले। आज ही मैम ने क्या बोला कि सर 1 साल के अंदर आप देखिए कि कितना बड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो जो चीज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं ना, जो हमको शायद नहीं नजर आ रहा है, वो इन लोगों को नजर आ रहा है। वो ब्यूटिशियंस को प्रोडक्ट में नजर आ रहा है, वो डॉक्टर्स को अपने सेगमेंट के प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। एटमी में क्या नहीं है, पर्सनल केयर भी है, हेल्थ केयर भी है, ब्यूटी केयर भी है, सब कुछ तो है एटमी में, क्या नहीं है। फिर भी हम भटकते रहते हैं इधर उधर, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। आज का सेशन लाजवाब रहा और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आज आए, कुछ सीखे। और इस नॉलेज को अपने तक मत रखिएगा, अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी टीम के बारे में सोचिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। आपका हर स्टेट में एक घर बन जाता है। बहुत इतना अच्छा ये बिजनेस है ना, कि अभी आज के टाइम में लगता है कि गुजरात जाएंगे तो गुजरात में भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहां पे भी लोग हैं, वहां पे भी टीम है, दिल्ली में भी टीम। मतलब कि आपका हर जगह एक ठिकाना बन जाता है। सोचो कितना अच्छा आपको लगता है। बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आपका ये मंच आपका है। आप लोगों को कोई भी अगर पूछना है क्वेश्चन रिगार्डिंग आपकी हेल्थ, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं।
जी गोपाल सर बोलिए।